केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर आज मैं आप लोगों को कोशिका दो प्रकार के होते हैं उस कोशिका के बारे में जानकारी देंगे। ये कोशिका दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा जो होता है आपका उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम अगला पॉइंट बताएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिनमें स्पष्ट रूप से नाभिक नहीं होता है दोस्तों। नाभिक प्रेजेंट नहीं होता है मतलब केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जब नाभिक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, तो केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित नहीं होगा दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की खासियत है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो दोस्तों जीवाणु बेस्ड कोशिका होती है, जीवाणु में होती है ये। तो जीवाणु में जब ये कोशिका अवेलेबल होता है तो इसका जीवाणु का आकार भी आप जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म जीव है जीवाणु। और उस जीवाणु के भीतर में ये सेल होता है, कितना छोटा होगा दोस्तों, इसके आकार की आप अनुमान लगा सकते हैं 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में इसकी आकार होती है, जिसको नग्न आँखों से तो आप देख ही नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसको देखा जाएगा। और यह अक्सर या प्रायः यूकैरियोटिक कोशिका से दोस्तों छोटा होता है। एक बात तो आप जान ही गए कि केंद्रिका इसमें उपस्थित नहीं होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और यह केवल जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है। जबकि और सारी कोशिकाओं की तरह इसमें गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है, नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि आपने समझ लिया कि इसमें गोल्जिकाय जो है नहीं पाया जाएगा, गोल्जिकाय नहीं पाया जाएगा, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा, और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वह भी पाया नहीं जाता है। आप यह जान लें कि यह पादप के लिए नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मौजूद होता है। एक और का खासियत है इसमें, जिसको आप देखें, इसमें एक और खासियत है कि यह जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका जो विभाजन होता है, इसके भीतर में कोशिका का विभाजन होता है, वह विखंडन जिसको फिजन कहा जाता है और मुकुलन जिसको बडिंग कहा जाता है, ये विखंडन और मुकुलन के द्वारा ही इसमें कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों। अब एक और बात इसमें जान लें कि इसके उदाहरण को हम देख लें। बैक्टीरिया है, चूँकि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होते हैं, तो पहला एक इकोलाई है, इकोलाई सेल है, एक स्ट्रेप्टोकोकस सेल है, एक लैक्टोबैसिलस सेल है जो जीवाणु है। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये सेल मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरियों में लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है दोस्तों। अब एक और दूसरा उदाहरण देखिए, आर्किया, जिसमें हाइलोबैक्टीरियम, मेथोनोजिन्स और थर्मोकोकस, इन सब चीज़ों में प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है, मौजूद होता है मित्रों। और एक चीज़ इसमें जानेंगे कि ये सभी एक कोशिकीय जीव प्रायः यूकैरियोटिक कोशिका से छोटे होते हैं। तो समझ लीजिए कि ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो सरल संरचना वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका को। यूकैरियोटिक कोशिका एक ऐसा कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं। इसकी जो आकार होती है, साइज होती है 5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर तक होता है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका का। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, इसमें वास्तविक रूप में केंद्रक उपस्थित होता है और यह सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद होता है।
इसमें केंद्रिका तो मौजूद होता ही है दोस्तों, साथ ही साथ अनेक क्रोमोजोम इसमें मिलते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने बताया था कि एक क्रोमोजोम मिलेगा और इसमें अनेक क्रोमोजोम मिलेगा। यूकैरियोटिक में अनेक प्रकार के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसमें साथ ही साथ गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्य जालिका भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ चूंकि यह पादप से भी रिलेटेड है, यूकैरियोटिक कोशिका पादप और जंतु कोशिका है। पादप में भी मौजूद रहेगा, जंतु में भी मौजूद रहेगा। जंतु के कारण से मानव हो गया, इंसान हो गया, कुत्ते बिल्ली हो गए, ये सब हमें पाए जाते हैं। और इसमें इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित रहेगा पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में तो नहीं मौजूद रहेगा। लेकिन कोशिका विभाजन इसमें जो विधि से होगा वो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा ही सेल डिवीजन यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर होगा। और इसके कुछ उदाहरण हैं मानव कोशिका। जितने भी दुनिया के मानव हैं, इसमें जो कोशिका मौजूद होता है उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका आप कह सकते हैं। पशु कोशिका, जैसे जितने भी जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली हाथी शेर गधा, सभी की कोशिकाओं को लेकर के आप कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है। पादप कोशिका वनस्पति जगत के पूरे संसार के पेड़ पौधे से निकाला गया कोशिका को आप कह सकते हैं कि यह पादप कोशिका है। जैसे प्याज की त्वचा हो, लहसुन की त्वचा हो, आपको इमली की त्वचा हो, हाँ, बरगद का त्वचा का कोशिका हो, कोई भी पेड़ पौधा, आम का हो, लीची का हो, जामुन का हो, कुछ भी हो, तो वो पादप कोशिका उसमें मौजूद होता है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होता है। और फफूंदी की कोशिकाएं, जैसे ईस्ट खमीर होता है दोस्तों, उसमें जहाँ भी फफूंदी लग जाए तो उसमें समझ लेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका उसमें मौजूद ही है। इस प्रकार से हमने सीखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। इन दोनों में अंतर भी हमने सीख लिया दोस्तों। अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।